हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। यस सर। चलो, ठीक है। मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपका 2026 या 27 वाले हैं। सारी चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर ज्वाइन किया हो वो प्रीलिम्स का थोड़ा पढ़ पढ़ चुका हो, तभी वो मेंस पर स्विच करे। आप सुनने को यहाँ पर सुन सकते हैं चीज़ें जो मैं बताऊंगी, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई साथ में होती है, ये सच बात है। बट रिसेंटली बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आए हैं कि वो प्रीलिम्स और मेंस एकदम ही एक बार में सब कुछ उनको लगता है वो कर लेंगे, तो वो ना प्रैक्टिकल होता है और ना ही वैसा करना चाहिए। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बेसिक आइडिया हो सब्जेक्ट्स का। ठीक है, जब हमारी बेसिक्स क्लियर होंगे उसके बाद हम मेंस में जंप कर सकते हैं। ठीक है। एंड अभी रिजल्ट आया है, अभी एक मेंस भी हुआ है। आप लोगों में से कितने लोगों ने मेंस का पेपर देखा है जो अभी हुआ है? ओके, ठीक है। कुछ डिफरेंस लगा होगा मैम पहले से? 2024 से थोड़े इजी लैंग्वेज थी एथिक्स और सारे पेपर्स में मेरे ख्याल में, और थोड़ा सा इजी लगा 2024 के कंपैरिजन में पेपर। ईजी लगा? हाँ, मतलब मेरे को लगा कि ऐसा कि रेपिटेशन एक तो, जैसे अब पोस्ट इंडिपेंडेंस था तो उसमें एकदम सेम क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी बार रिपीट किया है, सरदार पटेल वाला क्वेश्चन। और भी हिस्ट्री में मतलब ठीक है, बेटर लगा मेरे को 24 से पेपर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एथिक्स का पेपर तो इस बार लैंग्वेज जो है अच्छी थी, बाकी पिछली बार ग्रामेटिकल एरर्स बहुत थे एथिक्स के पेपर में। ठीक है। बाकी किसको, कोई ऐसा है जिसको बहुत टफ लगा 2025 का पेपर? GS6 टफ था, ठीक है। ओके, देखो, अब ये जितने लोग देखेंगे उतने लोगों के अलग अलग व्यूज़ होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें पेपर में आसान होती हैं जो हमको आती हैं। जब हमको चीज़ें आती हैं पेपर में, हमको सुना सुनाया लगता है तो हमको लगता है पेपर आसान है। जब ऐसी चीज़ आती है जो हमारी सुनी हुई नहीं होती है, ठीक है, तो हमको लगता है पेपर टफ है। ठीक है। और कई बार जब स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सुनी सुनाई चीज़ों में स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, तो पेपर आसान होता है। सुनी सुनाई चीज़ें, क्वेश्चन ऊपर से पढ़कर लगेगा ये तो हमको आता है, लेकिन जब उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है और उसको जब हम करने बैठते हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है। बट देन पॉइंट इज कि अब SDM बनने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि स्कूल के लेवल का बस दो दो लाइन की सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चंस एनालिटिकल होंगे, कुछ कुछ एवरेज होंगे, कुछ रेपिटेटिव होंगे, वो हर बार का है। हर बार जब पेपर देकर आओगे तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम पेपर देकर आए और लगे कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। सिमिलर ही पैटर्न रहता है, बट कहीं पर किसी बार थोड़ा सा आसान दे देते हैं, किसी बार एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा दे देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो UPSC से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पैटर्न पर जा रहे हैं। चाहे जितना भी उसके पैटर्न पर चले जाएं, एग्जैक्टली वो नहीं बनेंगे। ठीक है, तभी UPPCS और UPSC डिफरेंट है, राइट। PYQs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा है इस बार। तो जो भी मेंस लिखता है बैठकर, भगवान ने चाहा आपको भी मौका मिलेगा अगली बार मेंस लिखने का, तो जो भी लिखता है बैठकर, वहाँ पर जो 3 घंटे में लिखना होता है और जो हम बाद में पेपर देखते हैं, वो दोनों एंटायरली डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर ये हो सकता है कि जो ईजी क्वेश्चंस हो, ठीक है, वो भी आपको बहुत टफ लगे, और जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हो वो भी आपको बहुत इजी लगे। ठीक है। तो वहाँ का जो माहौल होता है उससे यहाँ प्रेजेंट में हम जब पेपर एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए हम बाद में बैठकर उसके लिए कुछ रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं। एनीवेज, देखिए, इस बार फाइनल रिजल्ट भी आया है। आप लोगों ने फाइनल रिजल्ट देखा ही होगा, और बहुत सारे हमसे एसोसिएटेड स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट हुए हैं। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक बताऊँगी नहीं तब तक आप लोग जान नहीं पाएंगे, और आप लोग जान नहीं पाएंगे तो आप लोग को लगेगा आप पर ट्रस्ट कैसे करें। ठीक है। कुछ वो नहीं करूँगी, बोस्ट नहीं करूँगी। मैंने खुद भी कई बार मेंस दिया है, आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोग नए जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। और इंटरव्यू भी दिया है, सिर्फ मेंस नहीं दिया है। तो मैंने भी 5-6 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मुझे पता है मेंस में क्या आता है। और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे रिंकी, इशिता, जो हमारे मेंस प्रोग्राम से एसोसिएटेड रहे,
कुल मिलाकर ऐसे जो कुछ ना कुछ प्रोग्राम से एसोसिएटेड रहे हैं उसमें 15 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अभी तक काउंट कर पाई हूँ जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब यूट्यूब में 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उसके बाद मुझे लग रहा है अगर 15 नंबर आ रहा है तो इट इज़ नॉट बैड। जिनके मिलियन है तो उनमें तो ऐसा है नहीं कि वो 1000 उन्हीं के कैसे हो गए, तो 15,000 के उसमें लेकर चल रही हूँ। बट एनीवेज ये सब चीज़ें बात करने की होती हैं, कहीं पर मैंने उनका कुछ सहयोग किया होगा, बट फाइनल सिलेक्शन हमारी खुद की मेहनत से होता है। कोई भी हमको दिशा दिखा सकता है कि इस रास्ते पर चलना है, लेकिन चलना तो हम ही को पड़ेगा ना। तो क्लेम करने वाले और ये सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को करना पड़ता है। मुझे भी आपको बताना इसलिए पड़ रहा है ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो सके, वरना आपको क्या पता चलेगा अगर बिहाइंड द सीन्स होती रहेगी। तो थोड़ा सा अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए, आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। बट देन जो थोड़ा सा मैच्योर होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसको पता है कि हमको सिर्फ एक सही दिशा बताने वाला चाहिए। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट तो इतना कंटेंट है कि फ्री में टेलीग्राम से कंटेंट पढ़कर इंसान निकाल सकता है पेपर, अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट है तो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है, गुड इवनिंग भावना, ये सारी कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपको थोड़ा सा पता चले कि अगर मैं पिछले 2024 वाला बैच था जिसमें पहली बार मैंने प्रीलिम से शुरू किया था, ठीक है, और 2024 का ही अभी फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसमें लगभग 15 लोग जो कुछ प्रीलिम से कुछ मेन से, ठीक है, एसोसिएटेड रहे, और इंटरव्यू में भी काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की थी। तो एंड किसी की हेल्प या किसी का एसोसिएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई हैव टोल्ड यू दैट जब हम खुद करते हैं तो हमको चीज़ें पता होती हैं। हम दूर से बैठ कर बताते रहते हैं चीज़ें तो हमको उतना नहीं पता चलता, ठीक है। जब हमारे स्कूल में 10th के बोर्ड्स होने वाले होते हैं तो हमें 8वीं 9वीं से बताया जाने लगता है कि बहुत टफ होता है, कैसे करोगे, यही ज़िंदगी निर्धारित करेगा। लेकिन जब खुद बोर्ड्स देकर आओगे तो पता चलेगा कि ठीक है, दे दिया, अब इतना भी कुछ हुआ नहीं था। अपने से छोटे वालों से कहोगे कि ठीक है इतना डरो मत, और देन बड़े हो जाओगे तो रियलाइज़ करोगे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी जो हमको बचपन से इतना थोप दिया गया था। सो द पॉइंट इज जब हम खुद चीज़ों को करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा आइडिया होता है। एंड ये पॉइंट इसलिए वैलिड है क्योंकि मैंने खुद किया है, ठीक है। जब मैंने खुद 5-6 बार मेंस निकाला है, और अगर 5-6 बार निकाला है तो समझ लो पढ़ा होगा सिलेबस को उतने बार ही कंटेंट पढ़ा होगा, तो मुझे चीज़ों का काफ़ी बेहतर तरीके से आइडिया है, जिसकी वजह से मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन कितना खुद एग्ज़ाम निकाल रहा है, कौन कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों में से खुद लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो एनीवेज मेंस की प्रिपरेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको धचका लग सकता है। पहली चीज़ है हम पढ़ाई करें सही स्ट्रैटेजी के साथ। दूसरी चीज़ है लक, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी और मुझसे कोई लक की बात करता था, मुझे लगता था इनको हटा दो, मैं इतनी मेहनत कर लूँगी कि लक कहीं आएगा ही नहीं। ये सब बातें मुझे सुननी भी पसंद नहीं थी, ठीक है। बट देन व्हेन यू फेस इट यू रियलाइज कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव MCQs तो है नहीं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है आपने आंसर्स लिख रखे हैं, ठीक है। और एग्जामिनर का माइंडसेट आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये आप लोग कई बार सुन भी चुके होंगे। किसी को सेम चीज़ में 4 मार्क्स मिल सकते हैं और किसी को सेम चीज़ में 6 मार्क्स मिल सकते हैं। हर क्वेश्चन में अगर ऐसा 2-2 मार्क्स का होगा तो फिर आप रेस से बाहर चले जाएंगे, और नहीं होगा तो आप रेस में बंधे रहेंगे, ठीक है। तो आपके हाथ में आपका लक बदलना या फिर लक से रिलेटेड कोई भी चीज़ करना नहीं है, तो अपने आप को लकी मानते हुए ही चलो, ठीक है। भगवान ने चाहा लकी ही साबित होगी। आपके हाथ में है पढ़ाई करना, और उसको इस शिद्दत से पढ़ाई करना कि कोई भी हमारी तरफ से कमी ना रह जाए। ये ना हो कि यार ये चीज़ पढ़ ली होती, यार पेपर में ये वाला टॉपिक तो इतना इजी था, ये इजी क्वेश्चन लोग कर पाए, हम नहीं कर पाए। ये चीज़ आपको अगर नहीं लगती है, ठीक है, आप सही से पढ़ाई करते हैं तो आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। लक वाला फैक्टर एक ऐसे ही बता दिया, बट उसको हमें अपने दिल में घर नहीं करना है कि वो हमको डिमोटिवेट करे। हमको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है क्योंकि हमारे हाथ में वही है, और हमें शिद्दत के साथ करेंगे तो चीज़ें होंगी, राइट। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। GS 1 to 6 आपको पता है, GS के 6 पेपर्स होते हैं और 2 होता है हमारा, एक ऐसे और एक हिंदी, ठीक है। अब आप में से कई सारे लोगों के नोट्स बन चुके होंगे, कुछ लोगों के नोट्स नहीं बने होंगे, सब लोग डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे, ठीक है। सबसे पहले 5 और 6 के नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी 5 और 6 में होंगी जो ओवरलैपिंग है,
बाकी के जीएस के पेपर्स से। तो अगर आपने जीएस 1 to 4 के नोट्स बना लिए हैं तो आप 5 और 6 पे जाइए, ठीक है। नहीं बनाए हैं तो कोशिश कीजिए शुरुआत करने की जीएस 1 to 3 उसी सीक्वेंस में, ठीक है। अब जब नोट्स बनाएंगे, अभी मैं सबके क्वेश्चंस लूँगी, पहले मैं अपनी तरफ से चीज़ें बता दूँ, फिर मैं सारे सबके मेंस के डाउट्स सॉल्व करूँगी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कैसे बनाने हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आता है एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, सिलेबस। हो सकता है कोई आपसे कहे, बहुत सारे टॉपर्स का सुना होगा कि सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस स्टेप्स में होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस की एक कॉपी, फोटो कॉपी निकालो और उसको चिपका लो या फिर अपने पास हैंडी रखो। सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से ही नोट्स बनने हैं। अब कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कि तुमने पॉलिटी का पढ़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसके 1 पेजर नोट्स बन जाएंगे। लेकिन अब तुम मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में आओगे जीएस 1 के, तो तुमको लगेगा अरे बाप रे इसमें क्या क्या बना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर सिलेबस को देखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सिलेबस के हर एक पॉइंट के नोट्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। देन साथ में एक चीज़ और करनी है, PYQs का बहुत रेलेवेंस है। जैसे अभी शौर्य ने बताया कि चीज़ें रिपीट हो गई, सरदार पटेल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिमिलर लाइंस पर क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही हैं, जैसे प्रीलिम्स में देखते हो, लेकिन अगर रिपीट नहीं भी होता है तो हमको आइडिया मिल जाता है कि मान लो गांधी जी से एक बार पूछ लिया उन्होंने गांधी जी का कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये हमको पता है कि गांधी जी के कुछ और आइडियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हम प्रिपेयर करते वक्त वो ध्यान रख सकते हैं। हमने एक बार देखा कि इन्होंने उसका डिजिटल इंडिया के पिलर्स पूछे थे, तो इसका मतलब अगली बार कोई भी योजना होगी उसके पिलर्स पूछ सकते हैं ये, और वो करते भी हैं ऐसा, ठीक है। जब पेपर्स को एनालाइज करोगे तो ये पाओगे। तो इसीलिए PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी कॉपी होगा तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। देन अब इन पे पॉइंट्स में बात कर लें कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि सोर्सेस हम बनाए कहाँ से नोट्स, ठीक है। मैंने अभी पहले भी कहा कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भर भर कर कंटेंट है, जो हमसे लोग संबंधित रहे हैं उनको भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी। इससे पहले अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो मैंने GS 1 to 4 के 5, 6 के भी सोर्सेस बता रखे हैं कि कहाँ से क्या बनाना है, ठीक है। बट इस बार व्हाट आई एम प्लानिंग इस सेशन को लेने में भी मैंने इसलिए बहुत डिले किया कि इस बार मैं अपने हैंड रिटन नोट से चीज़ों को पढ़ाऊँगी एंड देन हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसी पर प्लानिंग के चक्कर में, उसी को करने के चक्कर में ये सेशन डिले होता गया, और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो अप्रैल के एंड से लॉन्च होगा, ठीक है। तो जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कब स्टार्ट करेंगी, तो फिलहाल के लिए अप्रैल एंड से करूँगी और अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है। उनको ऑब्वियसली अपडेट कर किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वही जो मैंने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आपको दे दूँ। सारी चीज़ें अपडेटेड वे में आपको मिलेंगी, ठीक है। उसी में कोशिश रहेगी कि हम आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग मेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लिखना। लोग कहते हैं मेंस के नोट्स हम ऑनलाइन बना लें, लेकिन अगर मेंस में लिखोगे नहीं, ऑनलाइन अगर नोट्स बना लोगे तो फ़ायदा क्या होगा? हाथ चलता रहना चाहिए, ठीक है। देन एक यहाँ पर मुझे और पॉइंट याद आया कि जो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी मिलती है कि हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में ही अपने नोट्स बना लें। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करती हूँ? अब हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप ही टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे की डेफिनेशन क्या हो गई, ठीक है। क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, इनके बनने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इनको क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इनमें क्या ड्रॉबैक्स है, ये हमें इन्हीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसको हम 4-5 क्वेश्चंस में करें कि हम उन क्वेश्चंस के थ्रू लर्न कर रहे हैं, या फिर हम अपनी तसल्ली के लिए एक ही क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स डाल दें, विच इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नोट्स बना लिए। फिर क्वेश्चन में सारी चीज़ें एक साथ कभी नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को के रोल को एनालाइज कीजिए, तो उसमें हमको उसी के 2-3 पार्ट्स लिखने होंगे जो हमने कंटेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का बना रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको ये रिकमेंड करती हूँ कि अलग रखिए नोट्स को, अलग रखिए आंसर राइटिंग को, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मान लो हमारे पास 2-3 पेजेस के नोट्स हैं, इनिशियली बनेंगे 2-3 पेजेस के नोट्स,
और कोई भी अगर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहीं पर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि उस कंटेंट से हम निकाल कर अपना 200 शब्दों में या फिर 125 शब्दों में 125 शब्दों में उसको कैसे फ्रेम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका सही होता है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। सोर्सेज की बात बता दी। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। साथ में अभी बाइलिंगुअल ये कंटेंट होगा कि नहीं, इसके लिए मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा, उस पर वर्क चल रहा है। अगर हिंदी वाला भी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, उसके थ्रू फिर आपको कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से करना चाहें तो आप किसी भी ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं और उससे पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बना रहे हैं एक किताब। ठीक है, वो कुछ डार्क में लिख रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोट्स बनाते वक्त पूरी किताब को कॉपी नहीं करना होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कॉपी करना होता है कि डार्क हाईलाइटेड पार्ट जो है तो उससे आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। कोई भी यूपीएससी के लेवल की अगर ठीक ठाक कोचिंग हो, मैं यूपीएससी के लेवल का इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि जितना मैं देख पाई हूँ और मुझे ज़्यादा पता नहीं है, यूपीपीसीएस वाले में कोई इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं देता है। ठीक है, बचकानी चीज़ें लोग ज़्यादा देते हैं। अब एकदम से कोई आ गया हो मार्केट में तो मे बी आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे किसी की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एंड जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मैं PYQ से कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं वो भी बताती रहूँगी। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, अब PYQs देखोगे, अब मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तो क्या आर्ट एंड कल्चर के हम कितने नोट्स बनाएंगे? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है थीम्स की। ठीक है, ये थीम्स निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद चाहें तो कर सकते हैं। हम अगर खुद चाहे चीज़ों को कर सकते हैं हमेशा, बट देन इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको थीम्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, थीम्स अगर हमें पता चल गई कि मॉडर्न हिस्ट्री से इन थीम्स पर क्वेश्चंस बने हैं, तो हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के बनाएंगे तो ये नहीं हम स्पेक्ट्रम से हर चीज़ उठा के छाप लें या फिर किसी दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सब कुछ छाप लें। हम उन थीम्स पर नोट्स रेडी कर लेंगे और उन थीम्स को पर नोट्स रेडी करते वक्त हमें ये ध्यान रहेगा कि इससे क्या प्रोबेबल आ सकता है क्वेश्चन, वो हम ऐसे नहीं पता कर सकते। वो हमें पता करने के लिए चाहिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस। तो वहाँ पर मैं आपकी अगेन हेल्प कर सकती हूँ कि वो थीम्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपके नोट्स होंगे। ठीक है, नोट्स बनाने में भी आपको हेल्प होगी और साथ में आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चंस आए हैं किन थीम से और प्रोबेबल क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2024 में हमने पहली बार थीम्स प्रोवाइड की थी और 2024 और 25 में हमारी थीम से 90% चीज़ें फंसी हैं। ऐसा नहीं था कि हमने एकदम भगवान से एकदम मांग कर शक्ति लेकर दे दिया, हमने एनालाइज किया, हम खुद देते हुए आ रहे हैं चीज़ें, तो हमको पता ही आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी मैं बता रही हूँ चीज़ मैं कर दूँगी, तो वहाँ पर हम ये ना समझें कि अपना शो ऑफ कर रही है, वहाँ पर ये समझें कि इतने बार दे चुकी हैं कि इनको पता चल गया। रोज़ हम हर साल एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको खुद पता चल जाता है यार ये तो ईजी है, ये हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ अप्लाइज विद मी। इसीलिए आपको वो थीम्स से आइडिया लग जाएगा। जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स एकदम ही डायरेक्ट लिखे हुए हैं उनके नोट्स बनाना आसान होता है, लेकिन जिनमें अंडर द लाइन बिटवीन द लाइन्स बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसके लिए थीम्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में हमको पता होगा कि नेबरिंग कंट्रीज से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो वहाँ की थीम्स हमको एक बार मिल जाएंगी। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस, अब इंटरनेशनल रिलेशंस में पुराने क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ करंट अफेयर्स से ही होगा, तो वहाँ पर प्रोबेबल क्वेश्चंस हमारे उन थीम से निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हैंड रिटन नोट्स के साथ ये थीम्स भी हम प्रोग्राम में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन तीसरी बात आती है लिखने वाला। मैंने बता दिया इंपॉर्टेंस लिखने की बहुत है। आप लोग इनिशियल स्टेज में हैं तो अपना पेन डिसाइड कर लो। ऐसा ना हो कि जब प्रीलिम्स निकल जाए तब सोचो कि पेन कौन सा यूज़ करें। ठीक है, लोग तब भी सोचते हैं और तब भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम है तो 3-4 पेन में एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, लोग वो V5 V7 ये सब बहुत यूज़ करते हैं जिससे कंफर्टेबल होते हैं, बाकी आपको अपने हाथ के हिसाब से करना है। जब अभी आप नोट्स बनाएंगे, जब आप सिलेबस को देखकर नोट्स बनाना शुरू करेंगे, थीम्स को देखकर नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो हम
प्रोग्राम में भी ऐसा करेंगे, और आप अगर पर्सनली करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा करना है कि आपको हर दिन एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन लिख कर देखने हैं, या फिर वीकेंड्स में 2-4 क्वेश्चंस लिख कर देखो, ठीक है। ऐसा रखो प्लान जो प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं कि हम रोज़ अब 5 आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो अगस्त सितंबर तक अगर मेंस कर रहे हो तो रोज़ 5 आंसर्स फीजिबल नहीं होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने भी हैं। नोट्स बनाते बनाते अगर थोड़ा बहुत हो तो उसको लर्न करने की भी कोशिश करो, ठीक है। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि अभी से हम 5-5 करने लगे, अभी टाइम है, आराम से चीज़ें, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन में 4 पेपर कर लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम 4 महीने रोज़ कुछ करते रहो, वो ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के साथ लिखते रहो, अपने आप एक दिन आएगा तुमको लगेगा अरे भाई ये तो हमको आता है, हम तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ करेंगे। तो करना कैसे है कि हमने सिलेबस उठाया, हमने आर्ट एंड कल्चर से मान लो शुरू किया, ठीक है। हम प्रोग्राम में भी ऐसा करेंगे और हम जो लोग एक्स्ट्रा सुन रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से हमने नोट्स बनाए, ठीक है, किसी टॉपिक से। मान लो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर के नोट्स बना लिए। अब हमारे पास अगर थीम्स हैं तो हमको पता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर से क्या क्वेश्चंस आए, वरना हमारे पास PYQs तो है ही, हम PYQs को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। PYQs को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कहीं के भी कुछ भी क्वेश्चंस जो हमको कोई प्रोवाइड कर सकता है वहाँ से हम क्वेश्चंस निकाल कर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन कि नागर आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या है, जो पूछ भी लिया गया है, ठीक है। तो वो हमें नोट्स में हो गई, उसको हमने लिख लिया, अपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। जब हम नोट्स में लिखेंगे तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, जब यहाँ पर लिखेंगे तो हमें लिखना होगा, समझ रहे हैं। तो पॉइंट इज कि साइमल्टेनियसली करते रहना है कि थोड़े से हमने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाए तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि हमें, अगर हमारे पास टाइम है तो हमारी एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। वरना ये नहीं होगा कि सारे GS के पेपर्स के नोट्स बन गए, फिर एकदम से 4 महीने बाद हमको याद आया कि चलो अब आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। वो नहीं करना है, साइमल्टेनियसली चीज़ों को करते रहना है, ठीक है। GS के पेपर्स के लिए मैंने बता दिया है, पहले 1 to 4 करेंगे, ठीक है। 5 और 6 में बहुत स्मार्टली करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं। यूपी का हमें वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट चाहिए। यूपी के कंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस का लखनऊ एडिशन पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना अगर आपके यहाँ कोई लोकल न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हो। अब यूपी के जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो देखोगे कुछ आया कि मान लो STF ने ये पकड़ा, किसी को पकड़ लिया, ठीक है, और UP STF न्यूज़ में है, ठीक है। तो अब UP STF से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर तुमने उस न्यूज़पेपर को पढ़ रखा होगा और उसको नोट डाउन कर रखा होगा तो वो एग्जाम्पल तुम UP STF से रिलेटेड क्वेश्चन में डाल सकते हो, समझ रहे हो सकता है अभी आप थोड़ा सा लिंक ना कर पा रहे हो, लेकिन हमको करना ऐसा ही पड़ेगा। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि यूपी की भी चीज़ें दें, लेकिन कोई हमको दे उससे बेहतर एक कदम आगे रहकर हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लिए खुद मेहनत करें, ठीक है। अपने लिए हम खुद ऐसे मेहनत करें ताकि हमको याद भी रहेगा कि हम न्यूज़पेपर को एक बार हर चीज़ नहीं पढ़नी है, थोड़ी नज़र ज़रूर घुमाएं। हमको पता है NGO, उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो, GS 5 और 6 का सिलेबस थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लो ताकि पता चल जाए टॉपिक है। अब न्यूज़पेपर में कुछ, मान लो कोई न्यूज़ आई है कि यूपी का कोई बनारस का NGO है, उसने ऐसा कर दिया, तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब ऐसे एग्जाम्पल्स खुद न्यूज़पेपर से नोट डाउन करोगे, वो कलेक्शन बन जाए कम से कम 100-200 एग्जाम्पल्स का। उसमें तो देखोगे कि फालतू चीज़ें तुमने कम से कम 60-70-50% तो फालतू ही है। उसमें एंड तक, एग्जाम तक शॉर्ट लिस्ट कर आ पाओगे 40-50 एग्जाम्पल्स में, जिसको फाइनली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूपी के एग्जाम्पल्स पर खुद वर्क कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके लिए अगेन हमको पढ़ना है न्यूज़पेपर, वहीं से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। और फिर बात आती है एडिटोरियल्स की। एडिटोरियल्स मैं पिछली बार भी कह चुकी हैं, फिर कहूँगी, न्यूज़पेपर को पढ़िए। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, यूपी की न्यूज़ के अलावा थोड़ा बहुत देख लिया, नहीं पूरा पढ़ पा रहे हो तो एडिटोरियल पढ़ो, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो सिर्फ यूपी की न्यूज़ देखो और एडिटोरियल एनालिसिस के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, लेकिन उसको अपनी दिनचर्या का हमको हिस्सा बना लेना है, क्योंकि ये चीज़ें इवेंचुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं होता।
जब हम चीज़ों को करते रहते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते रहते हैं, तो जैसे देखते हो ना कि बहुत सारे न्यूज़ रूम्स में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया जा रहा है, वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं। एक दिन तुमको लगेगा अरे वाह, हम भी इनकी तरह व्यूज़ दे सकते हैं, हम में भी इतनी समझ आ गई है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही उनको टक्कर दे दो, बट स्टिल वो जो समझ होती है वो ऐसे ही डेवलप होगी। इसलिए एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना है या फिर सुनना है, और न्यूज़पेपर हमको यूज़ करना है यूपी के एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, जो मैं भी अपनी तरफ से यूपी के एग्जाम्पल्स देने की पूरी कोशिश रहेगी, हमारे प्रोग्राम में भी अपडेट करूँगी। देन बात आती है GS 1 to 4 के नोट्स बना लिए, 5 और 6 के अभी हम इकट्ठे कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। जब हमारे GS 1 to 4 के बन गए, फिर हम देखेंगे GS 5 के कौन से टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं। जो ओवरलैप कर रहे हैं उसके नोट्स हम नहीं बनाएंगे, उससे रिलेटेड यूपी स्पेसिफिक कंटेंट हम अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए पहले कह रही हूँ कि उसको बना लोगे तो ओवरलैपिंग बच जाएगी। फिर 5 के नोट्स बनाते वक्त, 6 के नोट्स बनाते वक्त 1 2 3 में जो भी चीज़ें आती हैं उनको रेफर करते रहेंगे कि ये वाला टॉपिक अच्छा हमारा हो गया है, और नोट्स में GS 5 के लिख लो कि ये वाला GS 1 वाले आर्ट एंड कल्चर में हम लिख चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हम यूपी वाले एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इस तरीके से करोगे तो दिमाग भी सॉर्टेड रहेगा, पता भी रहेगा कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, और नोट्स भी पूरे हो जाएंगे। देन अगली चीज़ इंपॉर्टेंट आती है हिंदी। देखो हिंदी के पेपर में नॉर्मल क्या आता है, वोकैबलरी आती है, ठीक है, अपठित गद्यांश आता है, लेटर राइटिंग आती है, और उसमें फिर मुहावरे वगैरह आते हैं। सी जो भी लेटर राइटिंग है, ये सारी चीज़ें हमें रटनी होती हैं, और ये एग्ज़ाम के पास रटनी है। एक चीज़ जो आपको करनी है, जो हिंदी के पेपर में आपको मार्क्स फेच करवा सकते हैं, वो है वोकैबलरी लर्न करना। हमेशा से मैंने स्टूडेंट्स से यही कहा है, हमारे सेशंस होते थे तो मैं पूछती भी थी, और इस बार देखो क्वेश्चंस पूछे भी गए, क्योंकि हिंदी में ये लोग हमेशा क्या करते हैं, हिंदी में 50-60% क्वेश्चंस जो पहले से पूछे जा चुके हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनको रिपीट करेंगे वोकैबलरी में। ठीक है, और कुछ 2-4 एक्स्ट्रा डाल देंगे। तो वो अब आपकी उस दिन की किस्मत होगी कि पुराने तो आप रट कर आए हैं, जो 2-3 एक्स्ट्रा है वो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, उसको भी लर्न करने के लिए अभी से लर्न कर देना शुरू कर देना है। लर्न अब हिंदी होगी कैसे? हिंदी की वोकैबलरी ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हैं, हम बैठ के एक दिन लर्न कर रहे हैं। हर दिन आधे घंटे हम बस बोल बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम विलोम पूरा पढ़ रहे हैं आधे घंटे, या फिर 20 मिनट, या फिर ऑल्टरनेट डेज हम रख सकते हैं। कोई भी दिन निर्धारित करके उसको हम एक बार पढ़ रहे हैं। जब ऐसे करते 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 पढ़ते रहोगे तो एक दिन अपने आप लर्न हो जाएगा। एक ही दिन में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अपनी जीवन का हिस्सा बना लेना है, थोड़ा सा हिंदी की वोकैबलरी पढ़ना। ठीक है, उससे हमको डरना नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है ऐसे की। ऐसे हमेशा हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन वही ना कि कुछ चीज़ें करने से ही पता चलती हैं। ऐसे में मार्क्स तभी मिलेंगे जब खुद उसको लिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने ऐसे के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको GS के पेपर से मिल जाएगी। GS 1 to 6 हमने पढ़ लिया तो हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट है, लेकिन ऐसे का फ्लो कैसे बनता है, ऐसे की शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए खुद पेन उठाकर लिखना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें कहानी समझा देगा, यूट्यूब पर बता देगा, तुमको लगेगा अरे हो जाएगा, पेपर में कर लेंगे। तो जब पेपर में कर लेंगे के एटीट्यूड से जाते हैं तो फिर वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए लिखना है। ठीक है, ऐसे के लिए हमको कुछ कोटेशंस वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो अभी चिल रहो, अभी नहीं करना है। उसके लिए भी जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो कुछ लोग बहुत सारे कोटेशंस लिखते हैं अपने एडिटोरियल्स में, उनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अभी सब कुछ एक साथ मत करना, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक एक स्टेप लेकर चलना। बस ऐसे को एक ये बना लो नियम कि 15 दिन में हम बैठकर कोई भी जो भी करंट टॉपिक चल रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर वॉर का इंडिया पर इम्पैक्ट, कुछ तो सुन ही रहे होगे कहीं ना कहीं, लिखो बैठकर। देखो फ्लो बन रहा है कि नहीं, फ्लो एक बन रहा है, हमारे पास शब्द आ रहे हैं याद हमको कि नहीं। तो 15-20 दिन में एक बार ऐसे हमको लिखना है। हिंदी को भी हम अभी रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स का भी कर रहे होंगे कोई बात नहीं। वीक डेज में या फिर वीकेंड्स में सैटरडे को हम उठाएंगे और आधे पौन घंटे हम हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, कि हिंदी के हमने विलोम जितने हो पाए वो पढ़ लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम प्लान के साथ चलते हैं, आधा जो बैटल है हमारी वो तभी सॉल्व हो जाती है जब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी और प्लान होता है। वरना हम दिन भर सोचते रहते हैं हम ये करेंगे करेंगे करेंगे, और हम देखते हैं 3-4 दिन निकल गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, पूरा दिन वेस्ट हो गया।
लेकिन जब हमको पता होता है कि इस तारीख को हमको ये करना है, हमारा दिमाग में ये प्रेशर नहीं है सोचने का, तो हमारा ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको यूज़ भी करें, उसको अप्लाई भी करें उस प्लान को, ये नहीं कि बना रखा है। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो हिंदी वीकेंड्स में एक बार कर लो, पढ़ो आधे घंटे। ऐसे को 15-20 दिन में एक अटेम्प्ट करना है, लिखना है बैठकर। कोई नहीं भी चेक कर रहा है आपका ऐसे तो भी लिखो, खुद ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कोई LKG के बच्चे तो हो नहीं कि कुछ समझना है, खुद ही समझ में आ जाएगा। बताओ हम इतना बचकाना लिख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमको मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये करना है। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, सोर्सेस के लिए भी कैसे करना है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी, हाथ उठा लीजिए, बीच में मत बोलिएगा वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मैंने कुछ मिस कर दिया हो या आपको कोई चीज़ ना समझ में आई है तो आराम से खुलकर पूछ सकते हैं, बस हाथ उठा लीजिएगा, मैं सबकी बात सुनूंगी। चलो हम शुरू करते हैं प्रखर से। प्रखर बताइए। हेलो मैम। यस प्रखर। आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है, बताइए। मैम एक्चुअली मैं क्योंकि मतलब यूपीएससी भी 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो मेंस का मतलब एक मेरा बेस तैयार है। मुझे मैम आपसे इस प्रोग्राम के थ्रू ये हेल्प चाहिए होगी। जैसे मेरे इस मतलब सोर्सेज फिक्स है और जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर से मैं वैलिडेशन करता रहता हूँ रेगुलरली, मैंने एक डायरी बना रखी है उसमें। तो मैम मुझे बस आपसे ये हेल्प चाहिए होगी, जैसे मान लीजिए मैंने किसी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए तो एक बार रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि मैम मैंने ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसमें जो भी आप चेंजेस मतलब सजेस्ट करना चाहोगे या फिर मेरे आंसर्स में जो आप मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहोगे तो मैं वो उसको इनकलकेट करना पसंद करूंगा। क्योंकि मैम एकदम से आई गेस सोर्सेज चेंज करना तो ठीक नहीं होगा। बाकी थोड़ा बहुत मेरे को हिंदी में और GS5 GS6 में आपकी गाइडेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो मैं फिर वही पूछना चाह रहा था आपसे कि फिर अपने केस में मैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से ट्वीक करना मतलब ठीक रहेगा। ठीक है, देखो ये जो यूपीएससी वाले लोग हैं उनके पास नोट्स उनके होंगे, ठीक है। तो उनके पास और ज़्यादा डिटेल नोट्स होते हैं कई बार, ठीक है, जो हमारे यूपीएससी में इतनी डिटेल कई बार नहीं पूछते। मैं झूठ नहीं बोलूँगी लेकिन मैं नोट्स नहीं चेक कर पाऊँगी, और अगर देख भी पाऊँगी तो ऊपर ऊपर से देख पाऊँगी, और नोट्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगी कि अच्छे हैं कि नहीं। एक एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। ऑल्दो मैं ऐसे भी लोगों के नोट्स देखती रहती हूँ ऊपर ऊपर से, तो वो तो मैं आपका ऐसे भी देख कर बता दूँगी कि आपने ठीक बनाए हैं कि नहीं। बट अगर हम प्रोग्राम में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपके पास जो भी नोट्स हैं उसमें वो सारे पॉइंट्स एडेड हैं कि नहीं, वो सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स, कहीं पर कुछ लैकिंग होगा तो आप उससे वैल्यू एडिशन वहाँ से कर सकते हैं, वरना जो आपका बेसिक है आपको वही रखना है, ठीक है। मैम वैसे जो नोट्स बनाने की मैंने स्ट्रेटजी मतलब देखी थी, वो मैंने वही बेसिक स्ट्रेटजी देखी थी कि जो PYQs की हेडिंग्स होती है जो यूपीएससी पूछता है, क्योंकि 80% केस में वो वही सेम सवाल रिफ्रेश करके पूछे होते हैं, तो वो चीजें मैंने लिख ली थी। एंड देन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड वगैरह वो ऐसे 7 से 8 हेडिंग्स आ गई थी, उसे भी निकाल लिए थे मैंने नोट्स। PYQ के जो आप हेडिंग्स कह रहे हैं मैंने उनको थीम्स कहा था, उन्हीं थीम्स पर ही नोट्स बनाना होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी हम अपने जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर लिखने की कोशिश करें अपने नोट्स में, ठीक है। तो मैम एग्जैक्टली फिर जो आपका प्रोग्राम है वो मतलब एक तरीके से मतलब हमको कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहा है, फिर कंटेंट प्रोवाइड करूंगी और आंसर राइटिंग भी उसमें ऐड करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन भी हो। अच्छा, तो मैम वो जूम के थ्रू मतलब ऐसे मीटिंग के थ्रू होगा या फिर मीटिंग के थ्रू। ओके। आप एक बार आंसर राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस करोगे कि इस तरीके से क्वेश्चन में मतलब अप्रोच करना चाहिए ना? यस, कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लो मैंने आधा घंटा दिया, आपने उसको आंसर को लिखा, ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि उस आंसर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसने किसने कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें क्या एक बेटर स्ट्रक्चर और बेटर इंट्रोडक्शन हो सकता है, उसके कंक्लूजन में कौन से पॉइंट्स हमको लिखना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड कि एक एक इंसान की कॉपी चेक की जाए, वहाँ पर हम डिस्कशन के थ्रू, सबके इनपुट्स के थ्रू अपने आंसर को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि इस आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में लोगों के व्यूज सुनकर वैल्यू एडिशन के साथ हमें समझ भी आएगा, हमारी समझ भी बढ़ेगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ठीक है, शौर्य बताइए। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना था, आप जैसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसको और रिफाइन करके अपने नोट्स बनाने की तो फिर मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, वो हम उसी को यूज कर लेंगे। नहीं। और दूसरा, इस साल का जो प्रीलिम्स है उसके पहले हम कितना मेंस कवर करेंगे? क्या सारे पेपर्स कवर कर लेंगे या कुछ पार्ट मेंस के बाद भी रह जाएगा, अरे प्री के बाद? देखिए मेरी कोशिश है कि सितंबर तक एक बार हमारा सारा कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। ओके ओके। सितंबर तक अगर मतलब सारे जीएस के पेपर्स 4 महीने हैं, ऑल्दो अगर डिटेल से करेंगे तो थोड़ा बहुत बच सकता है, बट अभी आई एम वर्किंग। अभी मेरे हिसाब से कोशिश यही है कि सारे जीएस के 6 पेपर कंप्लीट हो जाए अच्छा सितंबर तक। ठीक है मैम। और जब हम कवरेज करेंगे तो वो बात आपकी ठीक है कि आंसर राइटिंग हम लोग 5 क्वेश्चंस पढ़े तो देखिए फिजिबल भी नहीं रहेगा। तो आपके हिसाब से अराउंड कितने क्वेश्चंस हम लोग जो है इस कोर्स के टाइम कवर कर लेंगे? और क्या मतलब ये कोर्स के एंड के बाद हम ये मतलब रेडी हो जाएंगे ना कि मतलब जैसे प्री देते ही नेक्स्ट डे हम लोग मेंस में लग गए? Yes. क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब प्री के बाद फिर जो है ये आदमी सोचता है 1.5-2 महीने के रिजल्ट आ जाए, फिर वो हो नहीं पाता है एक्चुअली। तो आपको क्या लगता है कि कोर्स के बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे ना, मतलब जैसे प्री के नेक्स्ट डे हम लोग आंसर राइटिंग में लग जाए दैट वे? बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बस हमारे पास चीज़ें रहेंगी, हमको रटना होगा, ठीक है। जी, जी, जी। मेंस में रटना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी नोट्स बनाते वक्त ये पॉसिबल नहीं होगा कि एकदम रट लो अच्छे तरीके से। अभी जी, जी। फोकस होगा कि हमारे पास कंटेंट इकट्ठा हो जाए, और हम अगर हाँ। आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको देखना, अपने नोट्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो कोई ऐसा पाप नहीं हो रहा है, हम हेल्प लेकर करें, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होती रहे, और प्रीलिम्स के होते ही जो भी हमने इकट्ठा कर रखा है उसको हम रटना शुरू कर दें। इस लेवल का रट लें कि हमको वहाँ पर सोचना ना पड़े, और मेंस में रटना हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ठीक है मैम। और एक चीज लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग बहुत लोग कर रहे हैं, यानी जैसे हमने GS3 के कुछ टेम्पलेट्स फिक्स कर लिए, GS1 के टेम्पलेट्स पता नहीं आप मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन है तो हमने एक फ्रेमवर्क बना दिया, तो वैसा अगर मान लीजिए डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन आया या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया, फिजिकल का आया, तो उसमें हम एक टेम्पलेट सेट करके वही आंसर लिखते हैं। तो क्या इन चीजों की वैल्यू होती है या? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ये चीज़ें बस ये कि हर जगह वर्क नहीं करेंगी, लेकिन बहुत सारी जगह वर्क करेंगी, और जी जी जी। क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बिल्कुल, सब हाँ। चीज़ें हम एकदम नहीं रट सकते, तो एक हाँ। टेम्पलेट होता है, तो हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टेम्पलेट में हम आंसर अटेम्प्ट कर देंगे तो हमारी पेजेस भर जाएंगे, और जी, हमें जी, थोड़ा जी, जी, कंटेंट का आइडिया हो, जी, तो इसका हाँ। रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको यूज़ करना ही है, ठीक है मैम, ठीक ठीक है। हाँ ठीक। ओके श्योर। यश बताइए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Am I audible? यस यस यू आर। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हिंदी जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द है, तो मतलब जैसे मैंने कुछ जैसे यूट्यूब वगैरह वीडियो पे नहीं देखे लोग टॉपर्स के, तो उसमें देखा कि वो पिछले 20-30 साल के मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें हमको मतलब अभी से ही शुरू कर देनी है, या फिर मतलब ऐसा मतलब क्या वो हो सकता है? हाँ, हिंदी में एक चीज़ मैंने मिस कर दी। हिंदी को वोकैबलरी पढ़ते वक्त वोकैबलरी पर ही अभी फोकस कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, PYQs प्लस स्टैंडर्ड किताबें। मैंने अभी बताया ना, PYQs से 50-60% क्वेश्चंस वो रिपीट देते हैं, जो भी 20-30 साल में यूपी BCS के द्वारा RO में या जितने भी दुनिया भर के एग्जाम में पूछे गए हैं, मान लो विलोम, वो हमको सब रट लेने हैं, ठीक है। साथ में क्योंकि हमको एज चाहिए, हमको मेंस क्वालिफाई करना है, हमको ये नहीं कि वही PYQs पे ही भरोसे बैठे रहे। एक दो अगर एक्स्ट्रा भी आते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हमको पता हो, ठीक है, भले ही दूसरों को ना आता हो। उसके लिए 2 किताबें हैं जो बहुत फेमस हैं, एक है PN पांडे और एक है हरदेव बहारी। इसलिए PYQs प्लस एक ये स्टैंडर्ड किताब, इनसे हमको विलोम पढ़ने हैं। और ये जो वो है PYQs, एक SDM है, कौन से क्या नाम है उनका, SDM रवीश गुप्ता, आप लोग टेलीग्राम में देखे भी होंगे। उन्होंने अपने PYQs के नोट्स जो हैं 2021-22 में हुए हैं वो शायद, उन्होंने हिंदी के PYQs के नोट्स डाल रखे हैं अपने चैनल पर, तो वो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगे। PYQs उनसे देख लो, ठीक है। उसके बाद देख लो, शायद उन्होंने 21 या 22 तक दिया है, 3-4 साल के अपनी तरफ से निकाल लो, और साथ में एक स्टैंडर्ड किताब से पढ़ते रहो, ठीक है यार। और मैम जैसे आपने बताया PN पांडे और हरदेव बहारी, तो ये दोनों बुक्स में भी अपने को केवल मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम वाली ही चीजें पढ़नी है ना, मतलब ऐसा पूरा हाँ। सिलेबस और बाकी सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक बहुत मोटी होगी, लेकिन सिलेबस में जो चीजें लिखी है बस उसी को देखकर पढ़ना है, और कुछ भी नहीं। और बाकी जो पत्र लेखन वगैरह है, ये सब चीज तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो इसको नहीं है। बाद में करना है, इसको अभी नहीं करना है, ठीक है। उसमें सिर्फ और रटना मैंने होता है, अभी नहीं। एक और डाउट था
मैम जैसे मतलब जितने भी लोग जैसे ग्रुप में मतलब ज्वाइन करेंगे आपका बैच, तो सब लोग अलग अलग लेवल पे होंगे। जैसे फिलहाल मेरा एक बार मतलब वैसे रीडिंग तो कंप्लीट है, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी हुई है। तो जब भी आप कोई सेशन लेंगे या फिर कुछ समझाएंगे तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है जो ऑलरेडी आंसर्स वगैरह लिख चुके हैं, तो उनसे कोप अप करने में मतलब कैसा वो रहेगा? देखो यहाँ पर हम मध्यम मार्ग लेंगे ताकि उसको भी समझ में आए, जो नहीं, जिसको कुछ जानकारी है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ चुका है उसको भी ऐसा ना हो कि अरे ये सब क्या बता रही है। ठीक है, तो वो बैलेंस बना रहेगा कि सबको समझ में आए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, और कुछ? नो मैम। ओके, गौरव बताइए। मैम मेरे एक दो डाउट्स हैं। पहला तो ये मैम कि थोड़ा सा ना मैं 2 लाइन में मैं थोड़ा अपना स्टेटस बता दे रहा हूँ कि मेरी क्या स्थिति है। जैसे मैम यूपीएससी का ना मेरा 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं मैम। ठीक है, ठीक है, और बीपीएससी का मैम इस बार मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, द गॉड नो क्या होगा। यूपीपीसीएस का मैम 2 बार मैं प्रीलिम फेल किया हूँ, 2 बार दिया हूँ लेकिन दोनों बार फेल किया हूँ। ठीक है, और यूपीएससी का मैम 3 बार प्रीलिम में फेल किया हूँ। ठीक है, तो मैम अभी क्या मतलब प्रीलिम, अरे ये यूपीपीसीएस को लेकर मैम क्या मेरा रहना चाहिए, क्योंकि 26 जुलाई को मैम बीपीएससी का भी है और इधर यूपीएससी का है, तो मैम आप कैसे एसेस कर पाएंगी कि कैसे चीजों को इसको ले जाना चाहिए, करना चाहिए? तो मैं उसके रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था मैम आपसे। 26 जुलाई को बीपीएससी का प्रीलिम्स है। हाँ, 72nd का है मैम। 72nd, ठीक है, ठीक है। Yes. देखिए, अगर आप एक स्टेज में इंटरव्यू तक गए हैं, ठीक है, इसका मतलब Yes. आपको सारी चीज़ें पता है। कई बार नहीं निकल पाता है प्रीलिम्स 1-2 मार्क्स से, कुछ कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, Yes, मैं ma'am. आपसे यही कहूँगी, अगर आप यूपीपीसीएस के लिए फोकस कर रहे हैं, तो भगवान अगर आप करे आपका बीपीएससी में हो जाए, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस के लिए फोकस कर रहे हैं और जुलाई में आपका है प्रीलिम्स, तो आपको अभी मेंस को थोड़ा सा टाइम देना है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेकर चलिए। मेंस को रटिए मत, लेकिन मेंस की नोट्स मेकिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स जब हमारा निकल जाता है और हमारे पास नोट्स होते हैं तो हमको टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब हमारे पास नोट्स ही नहीं है, हम एकदम ही थोड़ा सा हैंडीकैप वाली फीलिंग आ जाती है कि अब हम करेंगे क्या। ठीक है, तो भले ही हमारा तब भी निकल जाए, लेकिन वो हमको एक अलग ही मेंटल प्रेशर देगा। फिलहाल की कंडीशन में अपना 26 जुलाई वाले को फोकस करते हुए मेंस पर ध्यान देते हुए चलिए। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो बैलेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ों की नॉन जानकारी वर्किंग हूँ मैम, केवल टीचिंग करता हूँ 2 घंटे, यहीं पर पढ़ाता हूँ आरकेपुरम में। ठीक है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी इस फील्ड में नए भी नहीं हैं। आप प्रीलिम्स वगैरह दिए हैं तो आपको चीज़ें पता हैं, आप पढ़े हुए हैं। तो अब आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर आपको फॉलो करना है कि भाई हम प्रीलिम्स और मेंस को बैलेंस कैसे करें, बस। यस, ठीक है, ठीक, ठीक है। थैंक यू मैम। शिवी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे कि आपने अभी बताया कि आप कंटेंट मतलब प्रोवाइड करेंगे, तो मैम जैसे कि मैं अभी मतलब अपने नोट्स ही बना रही थी, लेकिन मैम वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लग रहा है इधर उधर से करने में। तो मैम आप पूरा मतलब फुली कंटेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें कोई कंटेंट की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर से? नहीं, कंटेंट आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ओनली वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा हमें, जो भी हमें मर्जी होगी करने की। हाँ, यस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। यस, ओके, मतलब फुली मतलब स्ट्रक्चर पूरा बेस हमारा रेडी रहेगा, बस हमें एक जो आपने बताया कि रेक्टिफिकेशन चलता है, तो हमें बस रटना है और आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्जैक्टली, और साथ में उसमें जो करंट अफेयर्स होंगे उसको हमें ऐड कर लेना है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन है? कोई और कुछ बताना चाहता है, सॉरी पूछना चाहता है? ठीक है, भावना बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस को, जैसे मेरे पास टाइम कम है तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता है पर डे के हिसाब से। मैंने आपका प्रीलिम्स वाला भी बैच ज्वाइन किया है, तो ये है कि अभी मुझे वो भी कंटेंट उसका भी पढ़ना पड़ता है। तो मेरा मतलब हिसाब था ये कि मतलब जैसे मतलब लिंक करके, जैसे मेंस का जो सिलेबस है, पीटी को जैसे इस समय आप पॉलिटी कवर कर रहे हो उधर प्रीलिम्स में,
तो वो मेंस का भी लेके मेरे पास 100% नोट्स नहीं है। जैसे मेंस के मेरे पास जैसे पेपर 5 और 6 आपने देने को कहा है, और क्या बोलते हैं मेरे पास एथिक्स का नोट्स है प्रिंटेड। मतलब मैंने एक कोचिंग का नाम ले सकते हैं यहाँ पे? ले सकते हैं। तो मैम केजीएस है ना खान सर का, तो मैंने वो उनका क्लासेस कवर नहीं कर पाए थे पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो मैंने वो प्रिंटेड नोट्स ले लिया था। और सर ने ठीक ठाक समझाया था, तो मैंने प्रिंटेड नोट्स ले लिए थे। ठीक है। तो 4th पेपर ये हो गया। 5 और 6 में मतलब मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके नोट्स को फॉलो करना चाहिए। और मेरे पास हिस्ट्री और पॉलिटी का नोट्स है, बाकी कोई नोट्स नहीं है। अब मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए कि मतलब जैसे आपने कहा आपके पास इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी वालों के लिए नहीं है तो वो इशू मतलब लग रहा है मुझे। जैसे ट्रांसलेट करके क्या नोट्स हम उसी आप वाले से ही कर सकते हैं? देखिए, ट्रांसलेट करके बिल्कुल किया जा सकता है। और हाँ। कैसे कोशिश रहेगी कि मैं ही अपनी तरफ से हिंदी वाला प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कर सकते हैं। अभी आपके पास जो भी नोट्स हैं, ठीक है, जी। पहली बात तो अभी आई अंडरस्टैंड आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ। कोशिश कीजिए कि जो हमारी प्रीलिम्स की चीज़ें चल रही हैं उनको उस टाइम से होता रहे, ठीक है। और साथ में इसके नोट्स जो भी आपके रह जाएंगे, एथिक्स का अगर आपका बना हुआ है, आपने कहीं से भी ले रखा है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसमें वैल्यू ऐड करना है आपको एथिक्स में, ठीक है। बाकी अगर आपके किसके नोट्स हैं और जिसके भी नोट्स हैं उसी में वैल्यू ऐड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा नोट्स को नए सिरे से बनाएं। अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको हिंदी में नोट्स, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उनसे उन चीज़ों को निकाल लीजिए, ठीक है। जी। बैलेंस आपको कैसे करना है ये थोड़ा अभी आपके लिए टफ है। उस कंडीशन में आप खुद नोट्स अभी थोड़ा सा ठहर जाएं, ना बनाएं। लेकिन अगेन पॉइंट ये आता है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम की मैं अभी एकदम गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि तुरंत ही मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी कि नहीं। मैम तुरंत की बात नहीं है, जैसे आप कुछ अप्रोक्स टाइम बता दीजिए कि आप इतना टाइम तक मतलब 1 महीने बाद दे देंगे, तो हम लास्ट की जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है वो पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स तो मेरा है ही नहीं, तो उसको भी मतलब मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही पड़ रही है, पीवाईक्यू पढ़ना ही पड़ रहा है प्रीलिम्स का। तो मतलब उसी पे फोकस रहे और मुझे आइडिया रहे कि आप हिंदी में प्रोवाइड कर देंगे, तब उस पर कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर आप इधर मतलब मेंस वाला इस कुछ आइडिया हो कि मतलब 1-1.5 महीने हिंदी में। हिंदी का, हाँ, अगर अप्रैल एंड से हम हिंदी वाला नहीं भी शुरू करते हैं तो हम हिंदी का लेकर आएंगे मई जून तक, ठीक है, मई जून तक। हाँ। और मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे वो सॉरी भूल गए क्या करना था। हाँ, तो वो हिस्ट्री मेरे पास नोट्स जो है तो वो आप दे रहे हैं, जैसे आप कुछ सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगी पढ़ाना, तो वो आप समझाएंगी या सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करेंगी? मैं पढ़ाकर ही, अपने नोट्स से पढ़ाकर ही नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ताकि मेरे नोट्स में जो चीज़ें हैं समझ तो आएंगी, उसको हमें यूज़ कैसे करना है। जी, तो मेरे पास पॉलिटी हिस्ट्री का जो नोट्स है वो आपके नोट्स से वैल्यू एडिशन कर ले, मुझे नोट्स नेक्स्ट मतलब लिखने की तो जरूरत है नहीं कि हम फिर से उसको बनाएं उसको। नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जनरली मैंने हमेशा ये रिकमेंड किया है कि नोट्स हमें खुद बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरों के नोट्स से समझ नहीं आता और हम दूसरों के से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली बात, तो जो मेरे नोट्स होंगे उसमें मैं खुद वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि मैंने तो अपने नोट्स अपने पढ़ने के लिए बनाए थे कि शॉर्ट में कर लिया, तो वहाँ पर ऐसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या चीज़ें हैं वो आपको सारी समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी वहाँ पर लिखा गया है, जो भी सोच कर, जो भी उसमें वैल्यू ऐड किया गया है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग अपने नोट्स में जो भी आपके पास है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वरना कंप्लीटली वो ऐसे होंगे कि आपका यूपीपीसीएस का मेंस निकल जाएगा उन नोट्स के थ्रू। और वो नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि शॉर्टकट होगा कोई। मैं शॉर्टकट्स में ना भरोसा करती हूँ, ना मैं शॉर्टकट्स रिकमेंड करती हूँ। वो आपको ठीक ठाक तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आपको स्मार्टली पढ़कर निकालना है, ठीक है। और भावना, एक दूसरी चीज़ जो आपने पूछी थी कि प्रीलिम्स और मेंस का सेम सब्जेक्ट अगर हम देखें तो देखो उसमें पेस डिफरेंट होगा। आप अभी पॉलिटी मान लो पढ़ रहे हो, उसमें लक्ष्मीकांत आप डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हो, उसको आपने 4 दिन में निपटा लिया, फिर वहां पर देखो कि कुछ टॉपिक्स हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है मेरे हिसाब से, है ना। इसीलिए साथ में लेकर चलना टफ होता है दोनों के सेम सब्जेक्ट्स को, जो मैं पर्सनली नहीं कहूँगी। अगर आप कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैम लेंदी तो पड़ जा रहा है क्योंकि टाइम का ही इशू है। तो जैसे ये एक थोड़ा बचकाना सा क्वेश्चन था
कि मतलब मुझे जैसे पेपर 1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल ये सब है मेंस में, तो अप्रोक्स आपके नोट्स कितने पेजेस में कंप्लीट हो जाते हैं? मतलब उस अकॉर्डिंग जैसे लेंदी हो जाता है ना, तो थोड़ा ये क्वेश्चन बचकाना शॉर्ट में नहीं, लिखना या ये क्वेश्चन बचकाना नहीं, बहुत कठिन है क्योंकि मैं ये बता नहीं पाऊंगी। अच्छा कठिन है, आप बता नहीं पाएंगे। नहीं, आप वैसे भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, हाँ मैं करूंगी तो इतना होगा तब तो कि पता ही जितना- चल जाएगा। हाँ, आवश्यकता अनुसार जितनी जहाँ पर होगी जरूरत वो हो जाए। ठीक है, जी ठीक है, चलो जी, मैं जी। विशाल का थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, चलो विशाल का क्वेश्चन देख लूँ। क्या क्वेश्चन था? टू मेक नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लक्षण जो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म है। ज़रूरी नहीं है, लिखने से, नोट्स बनाने से हमको चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, मतलब नोट्स से जब हम लिखते हैं, पेन और दिमाग एक साथ चलता है तो चीज़ें बहुत रट जाती हैं, और अपनी हैंड रिटन जो चीज़ें हैं वो बहुत रिवाइज करना आसान होता है। किताब में अंडरलाइन करना मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतना ईजी होता है। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप किताब से पढ़ सकते हैं देन यू कैन डू दैट। हाँ फिर ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स का कर लें, कुछ टॉपिक्स का उसी से कर लें। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा हो तो वो थोड़ा सा दोबारा बता दें, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। सिमरन बताइए। सिमरन थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम जैसे मेरी बेसिक नोट्स एकदम प्रिपेयर्ड है। वैल्यू एडिशन भी जैसे आपने बताया मैं न्यूज़पेपर से डेली कर रही हूँ। एंड मुझे ये पूछना था कि लाइक आप जो नोट्स प्रोवाइड करोगे वो मैं अपने, जैसा कि आपने बताया अभी और स्टूडेंट्स को, कि मैं उनको अपने नोट ऐड ऑन कर लूँगी। एंड ये था कि आई वॉन्टेड टू रिवाइज थिंग्स एंड डू द आंसर राइटिंग मेनली। तो आपके कोर्स के साथ मैं रिवाइज करती जाऊंगी एंड डेली आंसर राइटिंग होंगी। आंसर राइटिंग रोज होगी। ठीक है, इसमें हम Okay, ma'am. इवैल्यूएशन वाला पॉइंट मैं अभी नहीं सोच रही हूँ कि रोज रोज इवैल्यूएट होगा। जो मैंने डिस्कशन अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा तो मैंने आंसर राइटिंग में डिस्कशन का पॉइंट बताया था कि हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो पार्ट रहेगा। तो अगर आप लोग मतलब कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आंसर राइटिंग रोज होगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके सिमरन। प्रिया बताइए। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। प्रिया पूछ रहे हो क्वेश्चन? चलो तब तक सत्यम बताओ। सत्यम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने पूछा था कि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है 3 बार, हुआ नहीं है, और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस भी एक बार दिया है, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है मेरा। तो इस बार सोच रहे हैं कि मेंस करें या यूपी का ही सिर्फ, या बिहार पीसीएस भी दें। ओके, हो कहाँ के? मैम यूपी के ही बलिया में, लेकिन प्रिपरेशन करते हैं दिल्ली में। अच्छा ठीक है, यूपीएससी भी दे रहे हो क्या? नहीं मैम इस साल नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हो तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को एक साथ करो। ठीक है, और मेंस का नोट्स बनाते रहे उसका मेंस का यूपी। नोट्स बनाते रहो और प्रीलिम्स का तो पढ़ ही रहे हो, तो प्रीलिम्स का तुम्हारा बीपीएससी के लिए भी तैयार हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों को साथ में ले लो, क्योंकि ठीक है मैम, दूर। यूपीएससी का भी इस बार अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ वो ठीक है। ठीक है, तो बाकी इन दोनों को मैनेज किया जा सकता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तुम पढ़ ही रहे हो और मेंस के नोट्स बनाते रहो यूपीपीसीएस वाले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके सत्यम। अभिषेक बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपको पता है मैं नोट्स में ही प्रोसेस में हूँ, मतलब क्वालिटी ऑलमोस्ट मेरा हो गया मैम। मेरे को इशू क्या रहा है, मैंने लास्ट वीक बैठ के मैंने आई डिड माई जॉब, बट मैम ये आज आई थिंक वेडनेसडे हो गया, मैंने अभी तक वो नोट्स रिवाइज नहीं किया है, हो ही नहीं पा रहे मैम। तो किस तरीके से मैम रिविजन किस तरीके से कर सकते, थोड़ा अगर आप टिप दे सकें किस तरीके से, मतलब कैसे रिवीजन को किया जाए, इनकॉर्पोरेट कैसे करें, मतलब वो नहीं हो पा रहा मैम, जॉब के साथ तो नहीं हो पा रहा। मेंस के नोट्स कह रहे हैं ना? हाँ जी मैम, मेंस के नोट्स भी हैं, और उसमें जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें ऐड हम लोग कैसे नंबर आ गया कि ये लिमिट है या कुछ न्यूमेरिकल लिमिट है, वो साथ में वहीं पर ऐड कर दे रहा हूँ, तो उसमें हल्का प्रीलिम्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐड हो जा रहा है। जैसे इस स्टेट में इतने नंबर ऑफ सीट्स है, 2/3 है, या फिर नंबर ऑफ सीट्स है, या कुछ उस तरह का न्यूमेरिकल डेटा है, मैं उसको भी वहाँ साथ से लिख दे रहा हूँ। तो इन शॉर्ट काइंड ऑफ प्रीलिम्स की उस पर्सपेक्टिव से नोट्स है मेरे, बाकी मेजॉरिटी फोकस मेंस पे है। तो वो रिवीजन किस तरीके से करूँ, वो चीज़ का
अभी रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आप नोट्स बना भी लें हम, ठीक है, और हम प्रीलिम्स का भी पढ़ लें और हम जो बने नोट्स हैं उनको रिवाइज भी कर लें, वो अभी इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये कर सकते हो वीकेंड्स में कुछ टॉपिक्स कि हमने जितना बनाया था इस सब नहीं, थोड़ा सा आराम से इन टॉपिक्स को पढ़कर इन टॉपिक्स से कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और रिविजन भी हो जाएगा। हाँ मैम, क्योंकि आज सुबह जब पढ़ाई की ना, जैसे आज सुबह जब नोट्स बना रहा था तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉल करते हैं। मैम एकदम वाइट वॉश था, मतलब ऐसा किसी ने सफेद पुट्टी डाल दी वापस, एकदम वाइट हो रखा है, कुछ नहीं है बस, मेरे को याद ही नहीं हो रहा था कुछ। नॉर्मल है अभी, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेंस को अभी रटने से ज़्यादा फोकस करो, कंटेंट कलेक्ट हो जाए, क्वालिटी कंटेंट कलेक्ट हो जाए, तो वो रट बाद में भी सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी रटोगे भी तो और नोट्स भी बनाओगे, प्रीलिम्स को भी मैनेज करोगे और आप तो नौकरी भी कर रहे हैं, तो हम कहीं पर भी नहीं रहेंगे और हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे कि हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैम आज पूरा दिन उसी में बीता है मेरा, तब आज प्लस अभी मेरी लेक्चर ये सेंसस में ड्यूटी भी आ गई है, तो एक और एडेड टू द फेदर हो गया है, तो वो भी मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखकर थोड़ा हम चीज़ें वन स्टेप एट अ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताकि हम लंबी रेस के घोड़े बन सकें। जी मैम, ठीक है। हाँ, और अभिषेक कुछ बचा? नहीं मैम, बस ये रिवीजन वाला पॉइंट था, बाकी तो नोट्स में मैं कर ही रहूँगा उसके लिए। थैंक यू मैम। ठीक है, प्रिया से पूछ लेती हूँ। प्रिया आप बताइए, अब अनम्यूट हो जाएगा? यस मैम। हेलो मैम। हेलो प्रिया। मैम एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो रही है कि अभी मैं मटर्निटी लीव पे अपने घर आई हुई थी, तो थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यूएशन हो रहा था प्रिपरेशन में। अभी मैं कल अपने घर वापस जा रही हूँ, तो मैम प्रीलिम्स के हिसाब से तो प्रिपरेशन मेरी ठीक चल रही है, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंस के हिसाब से मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। देखो मेंस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमको शुरू करना है तो हम मेंस का सिलेबस निकालेंगे और मेंस का एक पेपर हम उठाएंगे, 6 पेपर पूरा सिलेबस नहीं। हम GS 1 का सिलेबस देखेंगे और हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में क्या क्वेश्चंस हैं। जो मैं थीम्स की बात कर रही थी, वो अभी किसी ने बात की थी PY की उसकी, तो वो थीम्स PY की उससे निकलती हैं। उन्हीं थीम्स को उठाकर हमें आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको शुरुआत करनी है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। मैम एक चीज और पूछनी थी, मैम आप जैसे बोल रहे थे कि मेंस का बैच आप स्टार्ट करोगे, तो मतलब मैं जानना चाह रही थी कि मैम कौन से सब्जेक्ट का रहेगा? मैं GS 1 से ही शुरू करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके GS मैम। 1 से हम शुरू करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है प्रिया। आशु बताइए, जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछ लिए प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ आशु आ रही है, बताइए। हेलो, आ रही है आशु, बताइए। मैम पूछ रहा था कि के साथ में समझ नहीं आया आशु मुझे। यूपीएससी को भी साफ करना चाहिए। यूपीएससी को भी देखिए, ये इसके लिए कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही तरीका सही है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, ठीक है, मुझसे पूछा जाए तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स बहुत पास रहते हैं, और जब हम ढंग से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हम हर नाव में पैर नहीं रख सकते। तो जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, जो एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी को साथ लेकर चल सकता है। लेकिन जो अभी इनिशियल फेज में है, जिसकी चीज़ें भी नहीं कवर हुई हैं, समझ भी नहीं पा रहा है सिलेबस, वो अगर दोनों नाव में पैर रखेगा तो उसके जो डूबने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है आशु। और कुछ क्वेश्चन? बीपीएससी और यूपीपीसीएस को तो लेकर चलना चाहिए, ठीक है। यूपीपीसीएस और बीपीएससी को लेकर चलना चाहिए। सिलेबस आई नो मेंस में डिफरेंस है, लेकिन प्रीलिम्स वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ें मैच भी करती हैं, लेवल भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए इनको लेकर चलिए, ठीक है। ओके,
किससे नहीं पूछा है मैंने? दीपमाला, बताइए। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें प्लीज़। तब तक मैम हाँ बताइए। मैम मैं पूछ रही थी, मेरे पास यूपीएससी के विजन आईएएस के क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब मैंने खुद बनाए हैं। तो मैम वो यूपीपीसीएस में वर्क करेंगे या फिर मुझे मतलब फिर से बनाने चाहिए? लगभग हर सब्जेक्ट के हैं मेरे पास। वर्क करेंगे, और विजन आईएएस में बहुत ज़्यादा डिटेल होता है जो यूपीपीसीएस हाँ कभी नहीं मैम, पूछता। तो उसको हमें बस देखना पड़ेगा स्मार्टली कि क्या चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है, कौन सी नहीं, बाकी वर्क करेगा। ठीक है। तो मैम बस मतलब जो टॉपिक्स हमारे मेरे नोट्स में नहीं है मैं उनको ही ऐड ऑन कर लूँ? उनको ऐड ऑन करूँ, और जो टॉपिक्स बहुत डिटेल है उनको हटा भी दो। ठीक है। यस मैम। हाँ बस ठीक है। थैंक यू मैम। उत्तम, बताइए। मैम मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मतलब प्रिपरेशन, मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, मतलब एनसीईआरटी पढ़ी और अभी मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। तो मैम स्टार्टिंग में बहुत सारी कंफ्यूजन है, मतलब कुछ जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो फिर वो याद, मतलब ऐसा लगता है कि अगर दोबारा रीडिंग कर रहा है कि फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, मतलब वो कुछ याद नहीं रहता सही से चीजें, मतलब होता ना कि कुछ पढ़ ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज पढ़ ली तो फिर अब इसको मतलब ये ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं है। वो होता कुछ जो याद क्वेश्चन ये चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है। तभी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ मत शुरू कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़कर थोड़ा सा प्रीलिम्स को रिटेन भी तो करना है। जो लोग एकदम ही 6-7 महीने में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं और तब हमको लगता है कि हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो कोचिंग वाला कंप्लीट करवा रहा है, आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे। एक किताब को, एक सब्जेक्ट को कम से कम 20 से 25 बार जब पढ़ोगे तब वो चीज़ें याद रहती हैं, तब प्रीलिम्स निकलता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार नोट्स बनाए और हमारे दिमाग में सब कुछ एकदम स्मूथली चिपक गया। ठीक है। तो अभी इनिशियल फेज सबसे टफ होता है। टफ इन द सेंस क्योंकि हमें बहुत समझना पड़ता है, हमको बहुत लर्न करना पड़ता है। एक बार हमारे नोट्स रेडी हो गए, हमको चीज़ों का आइडिया हो गया, तो हमको बार बार बस वही करते रहना है, उसमें वैल्यू एडिशन करते रहना है। तो अभी उत्तम आप इनिशियल फेज में हैं, अगर आप पढ़ रही हैं, आप चीज़ों को भूल रही हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है और ऐसा होगा। ठीक है। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर लेकर चलोगे साथ में तो भी कन्फ्यूजन होगा। चाहो तो एक ही सब्जेक्ट को एट अ टाइम करो और फिर वीकेंड्स रखो कि संडे को जो भी हमने पूरा इस हफ्ते में पढ़ रखा है उसको हम रिवाइज करेंगे। ये अपना उद्देश्य है। ठीक है। और 2 सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखना, वरना एक ही सब्जेक्ट करो एक बार में। बताओ। और मैम नोट्स में भी कंफ्यूजन होती है कि नोट्स कैसे बनाए, कभी कभी जैसे लगता है कि कुछ ज्यादा लिख रही हो, मतलब नोट्स का भी बहुत इशू है कि क्या लिखूं, क्या सही है, ये भी लगता है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करूं अपने। देखो छोड़ू तो फिर लगता है एट द एंड क्या बचेगा फिर, अगर पढ़ती जाऊंगी बस पढ़ती जाऊंगी। नोट्स तो होने चाहिए। हाँ सही बात है, नोट्स होने चाहिए, अपने हाथों से होने चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा यूट्यूब में हेल्प कर लो, किसी ना किसी ने यूट्यूब में या टेलीग्राम में अपने नोट्स शेयर किए होंगे तो हमें उससे आइडिया मिल जाता है। साथ में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे PYQs जरूर देखते रहें। तो जब PYQs देखोगे, जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तुमको पता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PYQs में, तो हमको जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं वो सही है। ठीक है। मैम घटना चक्र को रखा है PYQs के लिए, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो उससे मतलब उस चैप्टर की घटना चक्र से PYQs मतलब पढ़ लिए। ठीक सही है मैम। क्या कर लिया घटना चक्र से? मैम जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो मैम उससे एक बार पढ़ लिया और यूट्यूब से, मतलब पहले यूट्यूब से उसको समझ लिया चैप्टर को लक्ष्मीकांत का, और फिर मैम रीडिंग कर ली, फिर उसके PYQs घटना चक्र से मतलब लगा लिए। यस ये तो मैंने कहा ही है, ये तो करना ही है, यही सही तरीका है कि अपने नोट्स या फिर स्टैंडर्ड किताब से पढ़ने के बाद उसके PYQs कर लेने। ठीक है। और मैम इकोनॉमिक्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके जो टॉपिक्स है, तो मतलब जैसे मैंने बेस्ट लिया था उसका PW का, बट मुझे उससे इतने टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए इकोनॉमिक्स से। और जो इकोनॉमिक्स की मैम इंग्लिश मीडियम की घटना चक्र मैम वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उसका PYQs मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम, उसका कैसे करूं PYQs? देखो प्रीलिम्स की बात वैसे तो मैं यहाँ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। सी इकोनॉमिक्स जो है वो प्रीलिम्स में वैसे नहीं पूछा जाता जैसे UPSC में पूछा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कई बार एक बार बता चुकी हूँ। कौन सा चैनल है, किसी को याद है उस चैनल का नाम? एक सर हैं
अनीश मोहन सर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। एक बार वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है तुमको। एग्जाम क्वेस्ट नाम है शायद, किसी को याद हो तो वो कमेंट कर दे नीचे। तो उस चैनल से कॉन्सेप्ट समझ लो, उनकी 3-4 घंटे 8 घंटे की मैराथन है। तो इकोनॉमिक्स के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर घटना चक्र लगाओगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, तो वो हमें अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको हम छोड़ते चलेंगे, उसको क्यों पढ़ना है, ठीक है? हाँ नहीं मैम, जो घटना चक्र है ना इकोनॉमिक्स की, वो नहीं है इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल। अभी नहीं होगी, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, अभी पॉलिटी पर फोकस करो, ठीक है? ओके ओके ठीक है। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। ओके चलो, फिर से अब मुझे लग रहा है मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, किसी को दोबारा पूछना है क्या? यश बताइए। मैम करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहा था कि फिलहाल अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना करंट अफेयर्स में, मतलब प्रॉपर यूपी की? नहीं, बिल्कुल भी करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स में करवाऊंगी, ठीक है? अभी आ रही हूँ सत्यम, ठीक है? करंट अफेयर्स नहीं करना है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है? ठीक है यश। सत्यम बताइए। मैम ये बोले तो जैसे फिल्म्स को देंगे भी 3-4 घंटे और नोट मेकिंग को देंगे 2-3 घंटे, तो आंसर राइटिंग भी करें अभी कि जो आप लोग किए थे मेंस का 3 महीने कब करवाई थी, 4 महीने, तो अभी करें अगर मैनेज हो पाए तो करो, वरना आंसर राइटिंग अभी पॉज कर दो, क्योंकि अभी बीपीएससी वाला भी है जुलाई में, तो सारी चीजें नहीं कर पाओ। नोट्स बनाओ और प्रीलिम्स का पढ़ो, ठीक है? थैंक यू। श्योर है, बताइए। मैम मैं ये कह रहा था कि आप नोट्स जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग साथ में लर्न भी तो कर सकते हैं, मतलब आप जैसे कहते हैं ना लर्न अभी नहीं करना। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार लेकिन जब मैं जैसे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लास में दे रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी एग्जैक्टली उसी से ना लर्न करके उसको देख देख कर अपने बनाओ, ठीक है? मैं ये लिखना बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग, ठीक है? तो जो मैं नोट्स आपको दूंगी भी, तो उससे खुद बनाने की कोशिश करो, साथ में थोड़ा लर्न भी हो जाएगा, और एक बार देख लेना, अगर उसी से लर्न हो रहा है तो फिर लर्न करने के बाद लिख लेना, ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। कौन बचा? सबके तो क्वेश्चंस पूछ लिए। सिमरन कुछ पूछना है आपको? यस मैम। मैम जैसे अभी आईआरपी में ऑलरेडी पॉलिटी का हाफ पोर्शन हो चुका है, तो मैम मैं जैसे आप भी ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मुझे कैसे उसको लेके चलना होगा? देखो आईआरपी में जो हमारा प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, उसमें मैंने जो स्टार्टिंग में शेड्यूल दिया था, उसमें मैंने 4 डेज अ वीक कहा था, लेकिन अभी लोग मेंस भी पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से भी मेंस पढ़ना चाहिए अभी, तो उसको 3 डेज अ वीक कर दिया है, ठीक है? 3 डेज अ वीक प्रोग्राम है, तो अभी इतना कुछ नहीं हुआ है। उसको जो लोग आप लोग जैसे पढ़ चुके हो चीज़ें, आपके पास है नोट्स, तो उसको मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन के भी टेस्ट हुए हैं। अच्छा ओके मैम, ओके थैंक यू। मनोज बताइए। हेलो। यस हाँ मनोज बताइए। कि मैम आप सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ सुन पा रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सुन पा रही हूँ, बताइए। हाँ मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम त्रिपुरा में। ओके। सो मैम मैं सोच रहा था कि यूपी इस बार प्रिपेयर होऊंगा मैम, तो मैं अपनी स्टेट पीसीएस दे चुका हूँ और उसमें इंटरव्यू स्टेज में भी 3 बार गया हूँ मैं। ओके। तो मैम मैं प्रीलिम्स के बैच में कंटिन्यू कर रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेंस का जो सिलेबस है ना मैम, हर थोड़ा बहुत लिखना थोड़ा नहीं रहेगा मैम, मतलब अभी सीखा भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत लिख लूंगा तो मेंस का नोट हो जाएगा मैम। So whether it will be suitable for me or not, ma'am? Yes, it will be suitable. जब हम मेंस शुरू करेंगे, तब वहाँ से आप मेंस को, अगर आपने नहीं भी आपको कुछ आइडिया है, तो वहाँ से आप देखकर चीजों को कर सकते हैं। और मैम प्रीलिम्स वाला कीजिए जी। और मैम पूछ रहा था कि जो आपके पूरा इंडियन एक्सप्रेस का लखनऊ वर्जन में, इंडियन एक्सप्रेस का दिल्ली वर्जन जो है ना, वो मेरा सब्सक्रिप्शन मतलब ऑल न्यूज के लिए, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मुझे मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये वगैरह की सब का नोट्स मुझे आते रहे मैम? क्या आई कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन यू और आई शुड गो थ्रू इट दैट आल्सो?
I should go through this content by my own, or I can rely on you also, ma'am. For regarding what? Regarding which content? कंटेंट आप जो प्रोवाइड करोगे उसी में रिलाई कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद से भी थोड़ा सर्च करूंगा तो सही रहेगा मैम? नहीं, बिल्कुल उस पर रिलाई कर सकते हैं। ऐसा क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा कि ऐसा कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि आपको खुद करना पड़े, ठीक है। जनरली बस मैंने कहा था कि जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस का डेली एडिशन पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, आपको इतना एक्सेसिबल नहीं होगा। जो लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, हम अपने उसमें चीज़ों को, करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें होंगी वो प्रोग्राम में का एग्जैक्टली पार्ट नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी और तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक्स। ओके, चलो प्रखर जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो, फिर हम इसको एंड करते हैं। मैम पक्का शुरू हो जाएगा ना इस मंथ एंड में? यस यस यस, इस मंथ के एंड में हम शुरू कर देंगे। हाँ आवाज आ रही है? हाँ प्रखर बताओ। मैम ये पूछा था, मतलब हमने कॉलेज के बाद से सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना बंद कर दिए हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं उसे लिखना? मतलब मेंस में तो सब्जेक्टिव लिखना है, राइट? एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रखर, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं लिखना है आर्ट्स वाले बच्चों की तरह 4 पन्ने भरने, टू द पॉइंट बात करनी है, सटीक, ठीक है। तो वो जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना तभी तो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस होगी अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ये तो बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं, इसके बारे में इतना नहीं सोचना है, ठीक है। श्योर है कुछ बचा है पूछना? नो मैम, नो मैम। ओके, इस बैच के बाद कोई बात लाएंगे आप मेंस के लिए? मेंस के लिए हम अप्रैल एंड से बैच शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें आंसर राइटिंग और क्लासेस और कंटेंट सब कुछ इंक्लूडेड होगा। GS 1 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ मैं अपलोड करूँगी इस वीडियो को यूट्यूब पे, वहाँ कमेंट कर सकता है, वरना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर मेरी पर्सनल ID में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको एंड कर रही हूँ। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे इसके बाद, इन केस अभी भी रहता है तो आराम से पूछ लीजिएगा। मेंस के PYQs के लिए कोई भी मॉडल आंसर की बुकलेट परफेक्ट नहीं है, रेफरेंस के लिए लिया जा सकता है कि घटना चक्र की आती हैं ये सब, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से करना पड़ेगा। वो लोग बहुत ही क्लिशेड और जनरलिस्टिक आंसर्स देते हैं, जब हम PYQs प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा एनहांस लेवल पर ले कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम म्यूट कर लो कैसे। ओके, ठीक है। चलो अब जिसका क्वेश्चन रह गया है, किसी का रह गया क्या? सत्यम बताओ जल्दी से। हेलो, ये सत्यम बताओ। कब तक रहेगा मेंस वाला जो हम लोग लिए थे प्रोग्राम, जो एंड हो गया, जो अभी रहेगा? क्या क्या? सॉरी सत्यम, जो प्रोग्राम जो मेंस का लिए हम लोग वो रहेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अभी मैं नहीं हटाऊंगी, वो सब रहेगा, ठीक है। नया शुरू करेंगे अप्रैल एंड से, ठीक है। ठीक है, चल अब रह गया होगा तो मैसेज कर लेना, टेलीग्राम ID नीचे डाल दूंगी वहां पर। हेलो मैम। बताओ शिवी। मैम आप करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे मेंस के लिए? मेंस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम पार्ट, मतलब बैच का पार्ट नहीं होंगे वो, जहां तक मैं यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके एवरीवन, मैम प्लीज पता चल जाएगा भावना, रिलैक्स। सॉरी मिस हो गया क्या? मैं कह रहा हूँ अप्रैल एंड तक कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार अपॉर्चुनिटी अच्छी है, दिसंबर तक का टाइम है, तो मेंस पूरा प्रेप हो जाएगा। अप्रैल एंड तक हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।